साथियों नमस्कार। सारथी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी शिक्षक भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। आज की इस क्लास में हम संस्कृत विषय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला की। और आज की जो श्रृंखला है स्वमूल्यांकन श्रृंखला है। इसमें आप प्रश्नों को पढ़ेंगे और स्वयं अपना मूल्यांकन करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने तवर्ग का उच्चारण स्थान है। तवर्ग का उच्चारण स्थान 4 विकल्प दिए जा रहे हैं: कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ। हमने सूत्र पढ़ा है लृतु लसा नाम दंताः और ये सूत्र हमें बताता है कि तवर्ग हो, लृ स्वर हो या ला हो अथवा सा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो पहले प्रश्न का सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है। ऊपर जाता है इसके लिए संस्कृत में किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उदगच्छति या फिर अवगच्छति। तो 4 विकल्प हैं, इनमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? निर्गच्छति का अर्थ होता है निकलना, प्रतिगच्छति मतलब पीछे चलना, अवगच्छति नीचे जाना, और पूछा क्या गया है? ऊपर जाता है। तो एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है और वो कौन सा है? उदगच्छति। सी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? 4 शब्द आपको दिए जा रहे हैं। इन 4 शब्दों में कौन सा शब्द उपसर्ग से युक्त नहीं है ये बताना है। विहार, विटप, विदेश या फिर वियोग, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए हार शब्द के पहले वि उपसर्ग लगा है, ये उपसर्ग युक्त शब्द है और हमें बताना है जो शब्द नहीं है। विदेश, देश के पहले वि उपसर्ग आया हुआ है। वियोग में योग के पहले वि उपसर्ग आया हुआ है। किंतु विटप जो बी विकल्प है इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चातक का पर्यायवाची शब्द है। चातक का पर्यायवाची बताना है। तो चातक का पर्यायवाची कौन सा है? 4 विकल्प दिए हैं। पयः पर्यायवाची होता है दूध का या पानी का। पयः मतलब पानी भी होता है, दूध भी होता है, तो पयः पानी या दूध का पर्याय हो जाएगा। केतु पर्याय होता है पताका का। सरह पर्याय होता है तालाब का। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है और वो कौन सा है? बी विकल्प, सारंग। चातक पर्यायवाची शब्द है किसका? सारंग का है। अगला प्रश्न, माता गुरुतरा भूमेः। माता गुरुतरा भूमेः इस वाक्यांश का हिंदी में अनुवाद होगा, ये बताना है। तो 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। माता भूमि से बड़ी होती है, माता गुरु जैसी होती है, माता और गुरु भूमि जैसे होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो माता गुरुतरा भूमेः इस वाक्यांश का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? माता भूमेः मतलब भूमि से पंचमी विभक्ति एक वचन है, गुरुतरा माने गुरुतर होती है। माता भूमि से भी गुरुतर होती है, गुरुतर मतलब बड़ी होती है। तो सही विकल्प हमको मिल गया है, कौन सा है? ए, माता भूमि से बड़ी होती है। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न, तमः का विलोम शब्द है। तमः का विलोम शब्द क्या है? अधर्म है, निषेध है, प्रकाश या सुलभ है। तो तमः का अर्थ क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। तमः का अर्थ होता है अंधकार, और अंधकार जब इसका अर्थ होता है तो हम आसानी से अब पहचान सकते हैं कि इन 4 विकल्पों में सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तमः का विलोम कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाशः। तमः अंधकार और प्रकाशः मतलब प्रकाश। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शब्द की शक्ति नहीं है। 4 विकल्प दिए हैं, आपको बताना है कि कौन शब्द की शक्ति नहीं है। शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये तीनों तो शब्द शक्तियाँ हैं। कौन सी शब्द शक्ति नहीं है? आवरण। ये ए विकल्प जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, चाहे वक्ता हो या लेखक हो,
दोनों अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? तो देखिए, मध्यम पुरुष की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिसको हम तुम कहकर संबोधित करते हैं, अर्थात जो श्रोता होता है या जो पाठक होता है, श्रोता या पाठक के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम क्या होते हैं? तुम, है ना। और तुम जो होता है ये किस में आता है? मध्यम में। प्रथम में कौन आता है? जो न वक्ता होता है न श्रोता होता है, बल्कि वक्ता और श्रोता जिसके विषय में बात कर रहे होते हैं, वक्ता श्रोता से जो भिन्न होता है, वो चाहे राम हो, श्याम हो, सीता, गीता, अनीता, विनीता, कोई भी हो, पेड़ हो, पक्षी हो, पशु हो, तालाब हो, घर हो, मकान हो, जो भी वक्ता श्रोता से अतिरिक्त हैं, भिन्न हैं, वो सब किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है, उत्तम पुरुष। तो वक्ता और लेखक अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम क्या कहे जाते हैं? उत्तम पुरुष कहे जाते हैं। सी विकल्प सही उत्तर है इस 8वें प्रश्न में। 9वां प्रश्न है, प्रतिमा नाटकम रचना है। प्रतिमा नाटकम रचना किसकी है? कालिदास की, भारव की, भास की या फिर भवभूति की? तो 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा? कालिदास के 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। भवभूति के जो ग्रंथ हैं, उत्तरामचरितम है, मालती माधवम है और महावीर चरितम है। भारव की रचना किरातार्जुनीयम है, एक ही रचना है। अब ये 3 विकल्प तो हो गए गलत। अब एक विकल्प हमारे सामने शेष बच रहा है और वो कौन सा है? भास। तो प्रतिमा नाटकम किसकी रचना हो जाएगी? भास की रचना है। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तम पाठक का गुण माना जाता है। पेडागॉजी से प्रश्न है, उत्तम पाठक का गुण क्या माना जाता है? जो पाठक स्वर रहित पठन करता है, बिना स्वरों का प्रयोग किए हुए जो पढ़ता है वो उत्तम पाठक माना जाता है। अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने वाला, जिसके उच्चारण में अक्षर स्पष्ट रूप से उच्चारित होते हैं, अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति जिसके उच्चारण में होती है वह उत्तम पाठक होता है। या विषम बलाघात, जो विषम बलाघात का प्रयोग करता है, जहाँ बलाघात नहीं होना चाहिए वहाँ पर बलाघात का प्रयोग करता है। अथवा वर्णों को मिलाकर अस्पष्ट पढ़ना। तो देखिए, अस्पष्ट पढ़ना ये उत्तम पाठक का गुण नहीं है। विषम बलाघात का प्रयोग करना ये भी उत्तम पाठक का गुण नहीं है। स्वर रहित पठन ये भी उत्तम पाठक का गुण नहीं है। फिर विकल्प बचा हमारे सामने बी और ये विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। उत्तम पाठक वह होता है जो अक्षरों की, वर्णों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है, जिसके उच्चारण में अक्षरों का उच्चारण स्पष्ट हो ताकि सुनने वाले को आसानी से समझ में आ सके, वहीं क्या होता है? उत्तम पाठक माना जाता है। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। छात्र पाठ्य पुस्तक में गद्यांश या पद्यांश को देखकर उसकी अपनी उत्तर पुस्तिका में हूबहू नकल करते हैं। छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक में किसी गद्यांश या पद्यांश को देख करके उसकी हूबहू नकल करते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में, अर्थात उसको हूबहू लिखते हैं। यह क्या होता है? श्रुतलेख होता है, सुलेख होता है, प्रतिलेख होता है या उपरोक्त में सभी होते हैं। तो देखिए, श्रुतलेख क्या होता है? जहाँ पर सुनकर लिखा जाता है। सुलेख क्या होता है? जहाँ पर सुंदर लिखा जाता है। अब एक विकल्प है हमारे सामने, कौन सा? प्रतिलेख। प्रतिलेख क्या होता है? किसी गद्य या पद्य की हूबहू नकल करना, उसको देखकर जैसा है वैसा ही लिख देना। ये हमारा सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिलेख। अगला प्रश्न, बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक होता है। अगर हम बालक को, छात्र को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक क्या होता है? कक्षा का वातावरण भय एवं आतंक से युक्त हो। अगर ऐसा होगा तब तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, फिर हम उसको श्रवण कौशल में प्रवीण कैसे बनाएंगे? अगर बच्चा भयभीत रहेगा, आतंकित रहेगा तो कैसे सीखेगा? ए विकल्प गलत है। श्रवणीय सामग्री, सुनने योग्य जो सामग्री है वह बालक के स्तर के अनुरूप और प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए तथा रोचक होनी चाहिए। श्रवणीय सामग्री आवश्यकता से अधिक हो, ये गलत है। और फिर कह रहा है अगला विकल्प, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आदि का आश्रय न लेकर श्रवण कौशल का अभ्यास कराया जाए। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन ये सब क्या होते हैं? श्रवण कौशल में सहायक होते हैं। ये सहायक सामग्री है, इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसकी सहायता से बच्चे आसानी से सीखते हैं। और यहाँ कह रहा है विकल्प कि इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए, तो ये विकल्प भी गलत हो गया। अब ये 3 विकल्प गलत हैं, ए, सी और डी। तो हमारे सामने एक ही विकल्प शेष है, कौन सा? बी।
श्रवणीय सामग्री, सुनी जाने योग्य जो सामग्री है वह बच्चों के स्तर के अनुरूप प्रसंगानुकूल और रोचक होनी चाहिए, इसी से बच्चा श्रवण कौशल में प्रवीण बनेगा। बी विकल्प सही उत्तर हमें मिल चुका है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भाषा कौशल का अंतिम सोपान है। 4 भाषा कौशल होते हैं, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। इनमें से पहला सोपान होता है श्रवण, सुनना, दूसरा सोपान होता है भाषण, बोलना, तीसरा होता है पठन, पढ़ना, और चौथा तथा अंतिम सोपान होता है लेखन अर्थात लिखना। तो अंतिम सोपान पूछा गया है, निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर रामचरितम का प्रमुख रस है। उत्तर रामचरितम जिसकी रचना किसने की है? भवभूति ने की है। इसमें मुख्य रस कौन सा है, प्रमुख रस कौन सा है, प्रधान रस कौन सा है या अंगी रस कौन सा है? इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 विकल्पों में से श्रृंगार, करुण, वीर या फिर विप्रलंब। तो हम जानते हैं भाई, कई बार इसके पहले जो भी हमने श्रृंखलाएं देखी हैं प्रश्नों की, उसमें कई बार हमने बात की है कि करुण रस को प्रधान रस या मुख्य रस माना है या रसराज माना है किसने? भवभूत ने। और उन्होंने अपने उत्तर रामचरितम में किस रस को प्रधानता दी है? करुण रस को। तो बी विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हुआ था। शकुंतला और दुष्यंत ने विवाह किस विधि से किया था? ब्राह्म विधि से, प्राजापत्य विधि से, गांधर्व विधि से या फिर दैव विधि से? तो हम सब जानते हैं शकुंतला और दुष्यंत का जो विवाह हुआ था वो किस विधि से हुआ था? गांधर्व विधि से हुआ था। सी विकल्प सही है, जहाँ पर अभिभावक या माता पिता की अनुपस्थिति में नायक और नायिका या प्रेमी और प्रेमिका अब आपसी सहमति से किसी की उपस्थिति के बिना ही विवाह कर लेते हैं, वो गांधर्व विवाह कहा जाता है। तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है, कादंबरी है। कादंबरी क्या है? आख्यायिका है, कथा है, नाटक है या फिर चंपू है? तो कादंबरी किस विधा की रचना है? निश्चित रूप से बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। कादंबरी क्या है? कथा है। और कादंबरी की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने। और कादंबरी का मुख्य नायक और नायिका कौन है? तो चंद्रापीड और कादंबरी हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन हैं? नाट्यशास्त्र के प्रणेता भारत हैं, मम्मट हैं, भरत मुनि हैं या फिर विश्वनाथ? तो हम जानते हैं नाट्यशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? नाट्यशास्त्र की रचना की गई है भरत मुनि के द्वारा, और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस 17वें प्रश्न में। अगला प्रश्न, कादंबरी कथा के अनुसार विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उस राजा का नाम क्या था? कादंबरी कथा जो है उसमें जो विदिशा नाम की एक राजधानी है, और विदिशा नाम की राजधानी बेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। अब बेत्रवती नदी के किनारे स्थित विदिशा नाम की जो राजधानी है ये किस राजा की है? उस राजा का नाम बताना है। तारापीठ की, चंद्रापीठ की, शुकनास की या शूद्रक की? देखिए, शुकनास तो मंत्री है, किसका मंत्री है? तारापीठ का। और तारापीठ की जो राजधानी है वो कौन है? उज्जैनी है। तो उज्जैनी के राजा हैं कौन? तारापीठ। ये तो विकल्प होगा नहीं। और शुकनास कौन है? तारापीठ के मंत्री हैं, ये भी विकल्प सही नहीं होगा। चंद्रापीठ कौन है? तारापीठ के पुत्र हैं। तो ये तीनों विकल्प गलत हो गए। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है और वो कौन सा है? डी विकल्प शूद्रक। बेत्रवती नदी के किनारे विदिशा नाम की राजधानी थी और उस राजधानी में राज्य कौन करता है? शूद्रक करता है। तो डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? 4 प्रत्याहार दिए हैं, आपको बताना है कि इन 4 प्रत्याहारों में कौन सा प्रत्याहार सबसे अधिक वर्णों को परिगणित करता है, अर्थात किस प्रत्याहार में सर्वाधिक वर्ण आते हैं? अच प्रत्याहार में, यर प्रत्याहार में, अश प्रत्याहार में या जश प्रत्याहार में? चलिए देखते हैं इनमें किसमें कितने वर्ण आते हैं। देखिए, अच प्रत्याहार हम सब जानते हैं स्वरों का प्रत्याहार है। अयुण, जो पहला सूत्र अयुण है उसके आ से लेकर चौथा सूत्र अयौच के चा तक ये प्रत्याहार बनता है, और इसमें कुल वर्ण कितने आते हैं? 9 आते हैं। जश प्रत्याहार की बात करें तो ये 10वां सूत्र जो है जब गड दश,
एक ही सूत्र से बनता है और इसमें कुल वर्ण कितने आते हैं? 5 आते हैं, ज ब ग ड द। और ये 5 वर्ण क्या हैं? वर्गों के तीसरे वर्ण हैं। अश प्रत्याहार अयुण के आ से लिखना शुरू करेंगे और 10वां सूत्र जो जब गडदश है उसके शातक लिखेंगे। तो इसमें 9 स्वर आएंगे, 4 अंतःस्थ आएंगे, 1 ऊष्म आएगा हा, और इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, ये इतने वर्ण आएंगे। किसमें? नहीं, क्षमा चाहेंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण आएंगे। प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण आएंगे और प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण आएंगे तो कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? 15। तो 1 हो गया ऊष्म, 4 हो गए अंतःस्थ, 9 हो गए स्वर और 15 हो गए कौन? आपके स्पर्श व्यंजन, वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें। 15 1 16 4 20 9 29। तो अश में कितने आएंगे वर्ण? 29 आएंगे। अब यर प्रत्याहार की बात करें तो यर प्रत्याहार हैवरट के या से लिखना शुरू करेंगे और शसर के रा तक लिखेंगे। और इसमें हैवरट में हा छूटेगा, हल में हा छूटेगा। कुल व्यंजन होते हैं 33, एक व्यंजन हा छूट जाएगा तो कुल व्यंजन कितने आएंगे? 32। अब आपके सामने जो 4 प्रत्याहार हैं विकल्प में, चारों प्रत्याहार में किसमें कितने वर्ण आते हैं लिखा हुआ है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर है, यर प्रत्याहार। जो 4 विकल्प हैं, 4 प्रत्याहार हैं, इनमें सबसे अधिक वर्णों को किस प्रत्याहार में हम देखते हैं? यर प्रत्याहार में। तो निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रणम्य में प्रत्यय कौन सा है? प्रणम्य में प्रत्यय बताना है तो प्रणम्य में 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही विकल्प क्या होगा? अक्त प्रत्यय है क्या? तो अक्त का तो ता शेष रहता है। यत है, यत का या शेष रहता है। ल्यप का भी या शेष रहता है। और त्यप, ये प्रत्यय हमने पढ़ा नहीं है, हमने ये 3 प्रत्यय पढ़े हैं। इनमें से सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर देखिए प्रणम में जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है। प्रणम में मतलब प्रणाम करके, और पूर्वकालिक क्रिया के लिए हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जबकि यत प्रत्यय का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं? विधिवाचक है ये। विधिवाचक मतलब चाहिए के अर्थ में या योग्य के अर्थ में या आज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। और अक्त प्रत्यय भूतकालिक है, इसकी निष्ठा संज्ञा होती है, इसके द्वारा हम विशेषण बनाते हैं। तो प्रणम में पूर्वकालिक क्रिया है, प्रणम में मतलब प्रणाम करके, और यहाँ पर सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ल्यप हो जाएगा। जब किसी धातु के पहले उपसर्ग लगता है तो पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न। प्रतिदिनम में समास कौन सा है? प्रतिदिनम में समास बताना है। 4 विकल्प हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो प्रतिदिनम का विग्रह होता है दिनम, दिनम प्रति। पहला पद क्या है? अव्यय है। और समस्त पद क्या है? क्रिया विशेषण है। और नपुंसकलिंग एक वचन है। और ये सारे जो लक्षण हैं ये किसके हैं? अव्ययी भाव समास के हैं। तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर है। एनांग विकारः सूत्र है। एनांग विकारः सूत्र है कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का, करण कारक तृतीया विभक्ति का, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का, या फिर अपादान कारक पंचमी विभक्ति का। तो एनांग विकारः सूत्र हमने कहाँ पढ़ा है? करण कारक में तृतीया विभक्ति में। और ये सूत्र कहता है कि अंग में, शरीर में जिस अंग से विकार उत्पन्न होता है उस अंग में तृतीया का प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर है। 23वां प्रश्न है मालायाम में विभक्ति है। मालायाम में विभक्ति कौन सी है? 4 विकल्प हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या फिर सप्तमी। तो मालायाम में सप्तमी विभक्ति होती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सप्तमी हो जाएगा। डी विकल्प सही उत्तर है। पुत्री का पर्यायवाची होता है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से देखना है कि पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है? तनयः, तनुजः या सुतः। तो देखिए सुतः है, तनुजः है, तनयः है, ये सब पुत्र के पर्याय होते हैं। अच्छा, इन्हीं में अगर हम टाप प्रत्यय लगा दें, कौन सा प्रत्यय लगा दें? टाप। और टाप प्रत्यय लगाने से तनयः का क्या बनेगा? तनया। तनुजः का तनुजा, सुतः का सुता। और जब ये बन जाएंगे तनया, तनुजा, सुता, तो ये तीनों पुत्री के पर्याय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो तनयः, तनुजः और सुतः लिखा हुआ है और ये पुत्र के पर्याय होते हैं। तो एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है, तनया। और तनया जो है ये किसका पर्यायवाची है? तनया पर्यायवाची है पुत्री का। सी विकल्प सही उत्तर है 24वें प्रश्न में। 25वां प्रश्न है उपसर्ग धातु के साथ आता है। उपसर्ग जो होता है ये धातु के साथ कहाँ आता है? पहले आता है, बीच में आता है,
या पीछे आता है या दोनों तरफ, आगे और पीछे दोनों तरफ आता है। तो हम जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है ये शब्द से पहले आता है, आदि में आता है, आरंभ में आता है। और इस आधार पर हमारा जो सही उत्तर यहाँ पर है वो कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? पहले आता है, या आदि में आता है, या आरंभ में आता है। किरातार्जुनीयम में सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, बृहत्त्रयी का पहला ग्रंथ है और जिसकी रचना किसने की है? महाकवि भारवी ने की है। इसमें पूछा जा रहा है कि सर्गों की संख्या कितनी है, 15 है, 16 है, 17 या फिर 18। तो बृहत्त्रयी के जो 3 ग्रंथ हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीचरितम, उनमें हमने पिछली क्लास में देखा था, समझा था कि क्रमशः 18, 20 और 22 सर्ग होते हैं। मतलब किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या कितनी होती है? 18, शिशुपालवधम में 20 और नैषधीचरितम में 22। किंतु यहाँ पर हमसे किरातार्जुनीयम पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर क्या मिल गया हमें? डी विकल्प सही उत्तर मिल चुका है। 18 सर्गों की संख्या है। किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं बताइए? 18 हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण दृश्य और श्रव्य दोनों है? फिर से पेडागोजी का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण दृश्य और श्रव्य है? टेलीविज़न है, फ्लैश कार्ड है, लिंगुआ फोन है, या फिर चित्र है? तो यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही विकल्प क्या हो जाएगा? टेलीविज़न। टेलीविज़न जिसको हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो ये ऐसा उपकरण है जो दृश्य भी है, मतलब देखने योग्य भी है, और श्रव्य भी है, सुनने योग्य भी है। ए विकल्प सही उत्तर है। आज की ये क्लास कैसी आपको लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर ये क्लास आपके लिए उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने इष्ट मित्रों तक इसे पहुँचाने में हमारा सहयोग कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? संस्कृत व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। अगर हम संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना चाहते हैं तो कैसे होगा? अनुकरण विधि से, केवल हम अनुकरण करते रहें, इससे संस्कृत भाषा व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना हम सीख जाएंगे। ध्वनि साम्य विधि से, ध्वनि साम्य विधि से हम प्रयोग करना सीखेंगे, या सुनो और बोलो, हम पहले सुने और जैसा हमने सुना है वैसा ही उसको बोलने का हम प्रयास करें। इस विधि से व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का हमारा विकास होगा। या स्वरोच्चार विधि से, स्वरों का हम उच्चारण करते रहें, इस विधि से हम भाषा के प्रयोग में विकास को प्राप्त होंगे। तो प्रश्न को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए। संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा, आप संस्कृत भाषा और वो भी कैसी व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना चाहते हैं, तो इसका विकास कैसे होगा? 4 विकल्प हम पढ़ चुके हैं। अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, सुनो और बोलो विधि, या स्वरोच्चार विधि। और यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो कौन सा है? सुनो और बोलो विधि। हम सुने और उसके बाद केवल सुनकर हम बैठ ना जाएं, बल्कि जो जैसा हमने सुना है उच्चारण, वैसे ही हम उसको बोलने का भी प्रयास करें। और जब ऐसा प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भाषा जो है वो विकसित हो जाएगी। भाषा के प्रयोग में हम निपुण हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे, और व्याकरण सम्मत भाषा का हम प्रयोग करने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से यहाँ पर सी विकल्प सही उत्तर है। 28वां प्रश्न, 29वां प्रश्न है, सस्वर पठन आवश्यक है। हम लोग कई प्रकार से पढ़ते हैं, कुछ लोग सस्वर पढ़ते हैं, कुछ मौन वाचन करते हैं, मौन पठन करते हैं, मन में ही पढ़ते हैं, है ना, कुछ अनुकरण पठन करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं। तो यहाँ पर सस्वर पठन की बात की जा रही है। सस्वर पठन आवश्यक होता है किसके लिए? शुद्ध उच्चारण के लिए, भाषा ग्रहण के लिए, काठिन्य निवारण के लिए, या फिर बोध प्रश्न के लिए। देखिए, सस्वर पठन से उच्चारण हमारा शुद्ध होता है। अगर कहीं उच्चारण में त्रुटि है तो सुनने वाला हमको वहीं पर रोकता है और हमें उच्चारण करना सिखाता है, सही उच्चारण करना बताता है। तो शुद्ध उच्चारण के लिए तो होता ही है सस्वर पठन। भाषा ग्रहण के लिए, भाषा को हम ग्रहण भी करते हैं।
काठिन्य निवारण के लिए या बोध प्रश्न के लिए? तो बोध प्रश्नों की यहाँ पर बात नहीं है, ना ही काठिन्य निवारण की है। हालांकि काठिन्य निवारण होता है किसी शब्द को पढ़ने में कठिनाई अगर हम महसूस कर रहे हैं तो सस्वर पठन करने से वो कठिनाई हमारी धीरे धीरे दूर हो जाती है। कुल मिलाकर यहाँ ये तीनों विकल्प हमारे सही प्रतीत हो रहे हैं। अब तीनों विकल्पों में जो उत्तम विकल्प है वो हमें ढूंढना है। तो उत्तम विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? भाषा ग्रहण। पठन का मतलब क्या होता है? जब हम पेडागॉजी पढ़ते हैं तो पठन का मतलब होता है कि केवल पढ़ना नहीं, केवल उच्चारण पर ही ध्यान नहीं देना है, केवल काठिन्य निवारण पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि पठन का उद्देश्य होता है पढ़ करके भाषा को ग्रहण करना। जब हम 4 भाषा कौशल पढ़ते हैं तो चारों भाषा कौशलों का उद्देश्य वहाँ दिया होता है। श्रवण कौशल का उद्देश्य सुन करके भाषा को ग्रहण करना, ऐसे ही पठन कौशल का उद्देश्य होता है पढ़ करके भाषा का ग्रहण करना। तो निश्चित रूप से हमारा बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किंतु आपको पता होना चाहिए कि सस्वर पठन शुद्ध उच्चारण के लिए भी आवश्यक होता है और काठिन्य निवारण के लिए भी आवश्यक होता है, किंतु सबसे आवश्यक जो है वो कौन सा है? भाषा ग्रहण के लिए। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? भाषा ग्रहण के लिए बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 30वां प्रश्न है, आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी क्लास लग रही हो तो। और उसके बाद हम अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। अध्यापक छात्रों की प्रगति कैसे एवं किस प्रकार जान सकता है? अगर किसी अध्यापक को अपने छात्रों की प्रगति जाननी है कि बच्चे ने कितना सीखा है, अगर वो ये जानना चाहता है तो कैसे जान सकता है? समय समय पर छात्रों की परीक्षा लेकर, छात्रों की प्रशंसा सुनकर, प्रतिदिन परीक्षा लेकर या पाठ्यक्रम पूर्ण करके? जब बच्चे का पाठ्यक्रम पूरा हो जाए तब उसकी प्रगति को देखना चाहिए, जानना चाहिए, या प्रतिदिन परीक्षा लेकर उसकी प्रगति जाननी चाहिए, या छात्रों की प्रशंसा सुनकर प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, या समय समय पर छात्रों की परीक्षा लेकर? तो इस प्रश्न में सही उत्तर क्या हो जाएगा? और निश्चित रूप से जो लोग सही उत्तर दे रहे हैं ए, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो 30वें प्रश्न में ये पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और इस सही उत्तर के साथ ही ये आज की श्रृंखला यहीं पर विराम लेती है। आज की श्रृंखला आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।